certain things known as modifiable stroke risk factors and unmodifiable stroke risk factors. The modifiable risk factors are something like known risk factors, that you have. Unmodifiable और non modifiable risk factors में वो चीजें आती हैं जो आप modify नहीं कर सकते. Now ऐसे में कई चीजें हम ये सोचते हैं यार हमारे पास कोई ऐसा कोई टूल, औजार, कोई ऐसी चीज होती जिससे हम देख सकते कि हम किस असेसमेंट पे खड़े हैं, किस स्कोर पे खड़े हैं. सो इसके लिए आई क्रिएटेड एन ऐप एंड दिस ऐप इज बेस्ड ऑन अ वेरी पॉपुलर एसोसिएशन व्हिच इज नोन एज अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन. बिकॉज हमारे यहाँ पे मैंने देखा है कि हर कोई हार्ट के पीछे भागता है, स्ट्रोक के पीछे कोई भागता ही नहीं है. हर कोई ये कहता है कि यार दिल ठीक है तो सब ठीक है, दिमाग को कुछ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. एक्चुअली बट दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज स्ट्रोक दो टाइप के होते हैं. पहली तो बात, इस्केमिक स्ट्रोक होते हैं और हेमोरेजिक स्ट्रोक होते हैं. इस्केमिक स्ट्रोक वो होते हैं जहाँ पे ये कचरा जाके रुकता है. दूसरा होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक, यानी कि जब आपकी ब्लड वेसल जो है अंदर की तरफ फट जाती है. जो इस सिम्टम्स का एक्रोनिम में होता है, पहले इसको बुलाते थे फास्ट, FAST. अब ये हो चुका है बी फास्ट, BEFAST. सो बी का मतलब होता है बैलेंसिंग इश्यूज. अगर आप लड़खड़ा रहे हैं, ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, तो दैट मीन्स कहीं पे पीछे आपके स्ट्रोक हुआ है, पोस्टीरियर स्ट्रोक बुलाते हैं. अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप अपना स्ट्रोक का इलाज करा रहे हैं, मैं दवाई लिख के भेज रहा हूँ आपको, हाईली चांसेस आर कि वापस आपको स्ट्रोक होगा ही होगा विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ इट. तो बेसिकली एक चीज पैरालाइज हो जाना या एक बॉडी का साइड पैरालाइज हो जाना, जिसको हम हेमीप्लीजिया बुलाते हैं, एक साइड को पैरालाइज बुलाते हैं. बट जरूरी नहीं है कि हमेशा वो ही हो. कभी कभी सिर्फ आपका मुंह टेढ़ा हो सकता है, कभी कभी आपको डबल विजन या ब्लर विजन आ सकती है. जिस पार्ट पे वो कचरा जाके रुकता है, जिसको हम थ्रोम्बस बुलाते हैं, वो कचरा जाके जिस पार्ट के ब्रेन की वेसल को डैमेज करता है या रोक देता है उसका ऑक्सीजन और ब्लड लेवल, राइट, वहां पे ये चीज प्रॉब्लम करती है. हाय एवरीवन, वेलकम टू टॉकिंग थ्रू. माय नेम इज राहुल. And today in this podcast, we have a very special guest with us. His name is Dr. Bhupesh Kumar. He is India's leading neurologist with a specialization in strokes and pain management. So without any further ado, let's meet our today's guest, Dr. Bhupesh Kumar. Dr. Bhupesh, thank you so much for taking time out for this podcast. Thank you. I really appreciate your time. Thank you. Thank you so much. Accepting our request. Thank you so much for calling me here. It's a wonderful opportunity to be here and talking heart out with you guys, and it's a lovely setup, and definitely it's going to be a wonderful podcast. Absolutely, our pleasure. So first of all, to start with, just for our knowledge and our audience knowledge enhancement, I request if you can share some more light on your area of specialization, that is vascular neurology along with strokes management, and then we can proceed. So see, basically vascular neurology is primarily a subject of neurology only. Neurology, it's a very big ocean. We've got movement disorder, we've got seizure, we've got epilepsy, we've got stroke also, we've got headaches to manage, right? And we got dementia, which includes Alzheimer's, Parkinson, वगैरह, all that is there, right? So vascular neurology is not different. It's a part of neurology. It's a sub part of it. But my journey to vascular neurology has been very interesting actually. थोड़ा different हुआ था actually. 2 साल पहले when I started working with Artemis in Gurgaon. So वहाँ पे I met my senior. His name is Dr. Vipul Gupta. One of the finest neurointerventionists whom I have met till now. ठीक है. सो जब मैंने ज्वाइन किया था तो उनका सबसे पहला कंडीशन था, यार तुम्हारे को ना वैस्कुलर न्यूरो पढ़ना पड़ेगा, न्यूरोवैस्कुलरिटी पढ़नी पड़ेगी. मैं ठीक है सर. अब इतनी एज में आके ना हम चीजें थोड़ी लाइटली ले लेते हैं, ठीक है पढ़ लेंगे यार, हो जाएगा, देख लेंगे. तो उन्होंने कहा कि पढ़ लेना इसको अच्छी तरह से. ठीक है सर, पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं. सो I didn't take that so seriously. ठीक है, पढ़ लेंगे ऊपर से. Maybe he means to brush it off, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से पढ़ रहा था जो पढ़ना था. तो maybe 1.5 months, 2 months के बाद we went in on a round. 2 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा मेरे को.
2 महीने के बाद वी वेंट ऑन अ राउंड, आईसीयू राउंड्स में हम गए. सो ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन ऐसे ही, उस टॉपिक को रिलेटेड, किसी पेशेंट का स्ट्रोक का कुछ था. देन ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन एंड आई वाज ब्लैंक दैट टाइम. सो and then he did not say anything to me that time because we were on a round. So we came downstairs. Then he called me to his office and he said, "You didn't read through neurovascular vascularity, na? I told you clearly to read about it." एंड हम सब उनसे ना थोड़ा वो सीनियर जूनियर वाला वो टीचर नहीं होता था जो हमारे स्कूल में एक टीचर होता है जिससे आप थोड़ा सा डर के रहते हैं ना, तो वो एक डर सा होता था, एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट, सो वो डर था कि यार नहीं बोला है अब तो करना पड़ेगा, अब तो पढ़ना पड़ेगा, ही मीन्स बिजनेस बाय दिस. सो देन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट न्यूरोवैस्कुलरिटी, हाउ डज इट इफेक्ट द ब्रेन, करेक्ट, एंड कौन सी वेन या वेसल कहाँ पे जा रही है, अगर कोई चीज पे इफेक्ट पड़ता है तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन गेट्स इफेक्टेड, एंड see, and it is not a subject that you can learn within a day, 2 days, 15 days, 20 days. Absolutely. It takes a long time, right? And इसमें मेरी हेल्प करी थी मेरे कलीग ने, डॉक्टर राज श्रीनिवास. So he's been with Dr. Vipul for long. He's also one of the finest neurointerventionists. He must be aware about his expectation in the exactly. वो उनको पता था. Insights आपको. हाँ, तो वो उन्होंने मेरे को साथ में we used to go for coffee and all, तो मतलब उन्होंने साथ में बिठा के यही कहा कि ना सर ना ये चाहते हैं आपसे, हाँ ठीक है चलो तो फिर then give me some pointers, help me out. So then he started helping me out. He मैं इंश्योर्ड कि मैं उनके साथ बैठूं, थोड़ी इमेजिंग पढ़ूं, इमेजिंग समझूं, बिकॉज सी MRI ब्रेन आपने सुना होगा, है ना? सो MRI ब्रेन शोज अस द ब्रेन, right? It's like a heat map with different sort of colors. No, that's a different thing. That's a different thing. That's something that you're talking about, a functional MRI. Got it. Right? So MRI जो हमारे को दिखाता है, that shows the soft tissue of the brain, right? That shows the tissue part of it. There is another test called CT angio, MR angio. Yes. These are the vessels that they show, है ना? तो वो जो vessels दिखती हैं, जो vascularity दिखती है, वो angio में दिखती है आपको. Then he started showing me those angios, ठीक है? फिर उस एनजीओ में वो समझाते थे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वेसल यहाँ जा रही है, ये वेसल इसको सप्लाई कर रही है, इस पार्ट ऑफ द ब्रेन को सप्लाई करती है, वो उसको सप्लाई करती है, इससे ये होता है, इससे सब ब्रांच यहाँ पे जाती है. सो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम, like 4-5 months, good 4-5 months to learn all the basics, to understand the entire basic vascularity of the brain, which takes a longer time, Right. So that was one part of it. And the second part of it was Dr. Vipul का हमारे से expectations ये रहता था that we should be on our toes in understanding the new guidelines, new techniques, new learnings in terms of managing stroke patients, Correct. कि अगर कोई stroke patient आया है तो उसको कैसे manage करना है, उसके लिए क्या क्या मेडिकेशंस चलनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या दवाइयाँ चलनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या हमारे को करना चाहिए. सो वो भी हम पढ़ते रहते थे, बिकॉज इफ वी आर नॉट अपडेटेड, ही इज अपडेटेड, ही विल ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, सो वी हैव टू बी ऑन आवर टोज. तो उनको आंसर देने पड़ते थे. तो दिस इज हाउ माई जर्नी हैज बीन विद न्यूरोवैस्कुलरिटी, टू बी ऑनेस्ट. एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव वर्कड विद अ सीनियर लाइक हिम, who is so experienced, who's so learned, and who gave me that kind of exposure towards neurovascularity. आज जो मैं अपने पेशेंट्स देखता हूँ स्ट्रोक में, it has really helped me to gain that confidence in treating those stroke patient. हमें ये नहीं है कि न्यूरोलॉजिस्ट को स्ट्रोक पेशेंट ट्रीट करना नहीं आता है, पता है स्ट्रोक कैसे ट्रीट करते हैं, बट जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है when you understand the whole vascularity, that's far beyond than what you can understand when you talk about just neurology. मतलब वो
उससे ऊपर चला जाता है. So that is how my journey has been with neurovascularity. That's great. That's great. So, and if I try to understand more about vascular neurology and anything which is related to strokes, managing any sort of pain, headaches, chronic pain related things. So how as a physician, what kind of treatment and any sort of advice you use to give to your patients? First is related to keeping your lifestyle healthy, right? These are some of the precautionary measures. But in any case, if someone is suffering from any other alignment like chronic headaches and all, what is your approach in terms of trying to understand the root cause of that problem? Is there any specific guideline you follow, which is internationally known fact, to understand the underlying condition of patient, or you have developed something on your own basis on your experience? Okay, there are two parts of it, actually. One, obviously, there are certain things known as modifiable stroke risk factors and unmodifiable stroke risk factors. Non-modifiable as in non-reversible or something else? Yes, okay, true. And the modifiable risk factors are something like known risk factors, that you have. Hypertension that you have, or diabetes, obesity, correct, or high cholesterol level, hyperlipidemia. So these are modifiable risk factors. ये वो risk factors हैं जिनकी वजह से आपको स्ट्रोक हो सकता है. चांसेस ज्यादा हैं. अगर चांसेस ज्यादा हैं कि अगर आपके पास ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो मोस्ट लाइकली आपको स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. Right? These are modifiable risk factors. For example, smoking, drinking, these are again modifiable risk factors. If you're smoking and drinking, obviously आपका फिर वो modifiable risk factor में आ जाता है. Now, unmodifiable और non-modifiable risk factors में वो चीजें आती हैं जो आप modify नहीं कर सकते. For example, आपकी age. Right, आपका race, like we are Asians. Correct. Asians are more prone towards strokes as compared to Westerners, right? तो वो आप modify नहीं कर सकते. Correct. आप Asian हैं तो आप Asian. Part of our genetics. हाँ, it is a part of our genetics. तो वो genetics में है. Right. वो आप modify कैसे करोगे, right? Age है, जो race है वो है, और तीसरा है आपके जो gender है. Male are at a higher risk of getting stroke attacks because of our high BP naturally, or some. No. It's anatomy, to do with anatomy. Right. But females have prolonged history of getting stroke attacks. मतलब उनका stroke attacks का जो history रहता है वो till the very end रहता है females को. Correct. And उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं because they are mostly into the kitchen. वो स्मोक सारा दिन जाता रहता है. They are also stressful. They are doing a stressful. Most of them are homemakers, and most of them are into business or working environment. तो कहीं ना कहीं उनका भी बहुत ज़्यादा stress levels आजकल के टाइम पे ज़्यादा high है. And given the options nowadays, I mean sugar, हाइपरटेंशन उनको भी हो रहा है. हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं वुमेन में. सो ये प्रोलॉन्ग फैक्टर्स उनके लिए रहता ही रहता है. मेन के लिए एक है रिस्क फैक्टर है, बट फीमेल्स के लिए टू द वेरी एंड वो रहता है. सो ऑल दीज आर अनमॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते. जो मॉडिफाई कर सकते हैं वो आप करेंगे तो डेफिनेटली उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, उससे काफी चीजें कम हो सकती हैं. नाउ ऐसे में कई चीजें हम ये सोचते हैं यार हमारे पास क्या ऐसा कोई टूल, औजार, कोई ऐसी चीज होती जिससे हम देख सकते कि हम किस असेसमेंट पे खड़े हैं, किस स्कोर पे खड़े हैं, किस लेवल पे खड़े हैं. हाँ, राइट. सो ऐसा कुछ होता हमारे पास तो बहुत अच्छा होता. सो इसके लिए आई क्रिएटेड एन ऐप. सो मतलब जो अभी तक मैंने नहीं देखा था, जो बनाया है किसी ने. एंड दिस ऐप इज बेस्ड ऑन अ वेरी पॉपुलर एसोसिएशन व्हिच इज नोन एज अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन. और ये ही वो एसोसिएशन है जो गाइडलाइंस बनाती है स्ट्रोक के ऊपर. एंड स्ट्रोक कैसे मैनेज करना है ना, जो मेडिको प्रोफेशनल्स के लिए जो गाइडलाइंस बनती हैं, गाइडलाइंस, एसओपीज, राइट, एसओपीज बनते हैं, वो ये ही बनाती हैं और हम इनको ही फॉलो करते हैं. सो इन्हीं के बेसिस पे
मैंने वो स्ट्रोक कैलकुलेटर बनाया है, which is freely available on Apple Play Store right now. And anybody can download. No ads, no subscription, nothing at all. आपका डेटा भी मैं नहीं लेता हूँ, आपका डेटा आपके फोन में ही रहता है. You delete the app, data is gone. For our audience, can you share the name of app? हाँ, स्ट्रोक रिस्क to type on Play Store. आप अगर अपने ऐप स्टोर पे जाएंगे, एप्पल के ऐप स्टोर पे जाएंगे, तो वहाँ पे स्ट्रोक रिस्क असेसमेंट लिखना है. स्ट्रोक रिस्क असेसमेंट, राइट. तो वहाँ पे जो पहली ऐप आएगी तो वो आपने डाउनलोड करनी है. एंड वंस यू डाउनलोड दैट ऐप, यू विल कम टू नो, इट विल आस्क यू सीरीज ऑफ क्वेश्चन लाइक योर एज, योर लाइफस्टाइल हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, यू नो, you are obese or not, physical activity है या नहीं है. Now when we say physical activity means more than 150 minutes a week, that means 30 minutes every day. Right? So अगर ये होता है तो let's say if you are standing at a risk level of 40%, right? अगर आपने सारे lifestyle के अपने problems दे दिए और 40 उसने दिखाया stroke risk, तो अगर आपने physical activity select कर दी, स्ट्रेट अवे 10 मार्क्स कम हो जाते हैं, तो आप 30 पे आ जाते हैं, विच इज अ वेरी मॉडरेट रिस्क, यू नो. तो आपने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स भी दे दिए उसको, आपने नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स भी दे दिए, तो उसने आपको सारा कैलकुलेट करके आपके हाथों हाथ बता दिया कि आप कहाँ पे खड़े होते हैं. So you don't have to worry about it, you know, and then you can share that report with your neurologist, or you can consult me, you can consult your own neurologist if you have one, you can consult your stroke neurologist if you have been consulting one. So मतलब बहुत सारे options हैं. Great way to get some sort of indication. Absolutely, right? Absolutely. और ये app जल्दी Android पे भी आएगी, so that Android people can also use it. It's an initiative for a better tomorrow, I would say, because nobody is using this. It is an initiative to build a stroke awareness program. Right. You know, because हमारे यहाँ पे मैंने देखा है कि हर कोई हार्ट के पीछे भागता है, स्ट्रोक के पीछे कोई भागता ही नहीं है. हर कोई ये कहता है कि यार दिल ठीक है तो सब ठीक है, दिमाग को कुछ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. Actually, but this is not true, because हार्ट भी उतना ही वाइटल है, दिमाग भी उतना ही वाइटल है, किडनीज भी उतनी वाइटल है, लिवर भी उतनी वाइटल है. सो दीज आर वाइटल ऑर्गन्स. ठीक है, दिमाग का मैं अगर कहूँ तो बहुत ज्यादा वाइटल है. ठीक है, there are certain areas of brain which can even control your respiration rate. कितना आप लेवल पे ब्रीथ करेंगे या कितनी रेट होगी आपकी रेस्पिरेशन की, वो भी ब्रेन डिसाइड करता है. सो यू कैन इमेजिन, आपके हाथ पैर चलते हैं, उंगलियां चलती हैं, खाना खाने की swallowing की पावर जो होती है आपकी, वो भी ब्रेन डिसाइड करता है. सो आई मीन यू कैन इमेजिन द टाइप ऑफ पावर ब्रेन होल्ड्स फॉर यू. राइट. सो आप सिर्फ हार्ट को मत देखिए, पूरे ओवरऑल बॉडी को देखिए. लोग बस हार्ट को देखते हैं, भाई डॉक्टर साहब हार्ट ठीक है ना, बस चलो घर चलो, बस सब ठीक हो गया. सो दैट इज नॉट ट्रू, बट यू शुड लुक इनटू ओवरऑल फिटनेस. एंड फिटनेस मींस, ये नहीं कह रहा हूँ 30 मिनट के लिए जाके जिम में बैठ जाओ. 30 मिनट के लिए जस्ट गो एंड टेक अ ब्रिस्क वॉक, बिकॉज व्हेन यू टेक अ वॉक, the body, the brain itself releases a lot of good hormones, oxytocin, serotonin, all these happy hormones it releases. इससे आपका cortisol level नीचे आता है and stress level go down. आपकी hypertension, sugar levels, ये सारे नीचे होना शुरू हो जाते हैं. And that impacts on your overall health, which is a good sign. So that's why it reduces your stroke risk. And Dr. साहब, basis on your personal experience and आपने जो भी रिसर्च आर्टिकल्स अभी तक पढ़े होंगे, आपने खुद भी लिखे हैं काफ़ी सारे, तो उसके बेसिस पे ज़्यादातर पेशेंट जो आपके पास स्ट्रोक या कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन लेके आते हैं, उनकी अंडरलाइंग कंडीशंस या कौन सी ऐसी हैबिट्स आपने बहुत कॉमन देखी हैं? 2-3 चीज़ें आपने मुझे बताई, जैसे स्मोकर्स, चेन स्मोकर्स हो सकते हैं, या फिर ड्रिंक करते हो, या अनहेल्दी लाइफस्टाइल. बट इसके बियॉन्ड, या जेनेटिक्स भी हम ले लेते हैं, राइट? ये 3-4 कंडीशन कॉमन हो सकती हैं, बट पिछले 5-10 साल में कोई नई कंडीशन आपके पास आई है जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की या वो हैबिट्स नहीं छोड़ी, तो इंडिया में काफी सारे लोगों को स्ट्रोक हो सकता है अभी जो करंट सिनेरियो के हिसाब से? देखिए, अगर मैं बात करूं कि रोज के मदा में जो मैं एक्सपीरियंसेस में देखता हूं एंड जो मैंने पेशेंट्स देखे हैं अभी तक, एंड मतलब मेरे को मिक्स बैग ऑफ पेशेंट्स मिले, टू बी ऑनेस्ट. एंड बहुत यंग से लेके मतलब 15 साल का बच्चा भी देखा है. स्ट्रोक इज नॉट रियली रिलेटेड टू
any certain age group? नो 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 नो, किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है. इट्स अ मिथ कि जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि भाई स्ट्रोक सिर्फ एजेड लोगों को होता है या सीनियर सिटीजन्स को होता है. दैट्स नॉट ट्रू. स्ट्रोक कैन हैपन टू एनीवन विद एन अंडरलाइंग कंडीशन ऑफ कोर्स. अगर किसी बच्चे को, सपोज कीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसको हार्ट का कोई डिफेक्ट है, लेट्स से अगर कोई एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट है, कोई है ऐसा डिफेक्ट है, कोई उसको बचपन से ही हार्ट में कोई डिफेक्ट है, तो हार्ट ने उठा के एक क्लॉट ऊपर फेंक दिया, उसकी वजह से उसको स्ट्रोक हो जाएगा. सो वो हो सकता है. दैट इज अ वेरी मच हाई पॉसिबिलिटी इन दैट पेशेंट. सो ऐसा नहीं कि स्ट्रोक इज लिमिटेड और जेंडर वाइज और मतलब ये एज स्पेसिफिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है. तो इट्स अ मिथ फर्स्ट ऑफ ऑल. सो सेकेंडली, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि जो कॉमन डिनोमिनेटर है, तो ज्यादातर आजकल जो हो रहा है, यंग पेशेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं. मतलब पहले हम ये सब नहीं देखते थे. 30 इयर्स के पेशेंट, 35 इयर्स के पेशेंट आते थे, बट इट वॉज वेरी रेयर. बट नाउ इट हैज इंक्रीज्ड, एंड द रीजन प्रॉब्ली इट हैज इंक्रीज्ड इज बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल. खाना है, पीना है, स्विगी से ऑर्डर करना है, जोमेटो से ऑर्डर करना है, खा पी के सो जाना है, एंड नो फिजिकल एक्टिविटी, राइट. एंड उसके ऊपर बैड लाइफस्टाइल, राइट. एंड बिल्कुल कोई वॉकिंग नहीं करनी है. सो all that is contributing, all that is contributing towards an early risk of having a stroke attack. ये सारी चीजें that are leading to absolutely. And besides, obviously, और भी बहुत सारी conditions होती हैं. कोई इन्फेक्शन हो गया, वैस्कुलाइटिक इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई वायरल मार्कर आपका पड़ा हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ द पेशेंट इज HIV, हेपेटाइटिस बी है, किसी को हेपेटाइटिस C है, उनसे भी कोई एक रिस्क फैक्टर रहता ही रहता है. तो उनको भी एक रिस्क फैक्टर रहता है. राइट. सो वो भी हो सकते हैं उसमें. बट ज्यादातर जो हम देख रहे हैं, सब्सटेंस यूज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सो ये जो पेशेंट्स हैं, दे आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ हैविंग अ स्ट्रोक अटैक. वो ये ट्रिगर कर सकते हैं, वो ट्रिगर कर सकते हैं, एंड वो इट्स अ नोटेड फैक्ट आल्सो. करेक्ट. और एक बार अगर किसी को स्ट्रोक आ गया, आई नो वो स्ट्रोक्स रिलैप्स भी होते हैं कई बार. हाँ, रिकरेंट स्ट्रोक होते हैं. तो फर्स्ट थिंग, दिमाग के किस एरिया पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है स्ट्रोक का, या कहीं पर भी हो सकता है? कहीं पे भी. मोस्ट ऑफ द केसेस हमने जैसे ज्यादातर देखा है, या मूवीज में भी दिखाते हैं कि फेस का एक साइड पैरालाइज हो जाता है, या एक लेफ्ट साइड का हाथ काम करना बंद कर देता है. ये देखिए, ये चीज ना डिसाइड नहीं हो सकती है. तो बेसिकली एक चीज पैरालाइज हो जाना, या एक बॉडी का साइड पैरालाइज हो जाना, जिसको हम हेमीप्लीजिया बुलाते हैं, एक साइड को पैरालाइज बुलाते हैं, जो हेमीप्लीजिया होता है. बट जरूरी नहीं है कि हमेशा वो ही हो, राइट. कभी कभी सिर्फ आपका मुंह टेढ़ा हो सकता है, राइट. कभी कभी आपको डबल विजन या ब्लर विजन आ सकती है, ठीक है. स्टैमरिंग भी हो सकती है. कभी आप स्लरी स्पीच बोल सकते हो. जिस पार्ट पे वो कचरा जाके रुकता है, जिसको हम थ्रोम्बस बुलाते हैं, वो कचरा जाके जिस पार्ट के ब्रेन की वेसल को डैमेज करता है या रोक देता है उसका ऑक्सीजन और ब्लड लेवल, राइट, वहां पे ये चीज प्रॉब्लम करती है. तो ये परमानेंट प्रॉब्लम हो सकती है, या रिवर्सल का कुछ चांस होता है? अगर इसमें स्ट्रोक दो टाइप के होते हैं. पहली तो बात, इस्केमिक स्ट्रोक होते हैं और हेमोरेजिक स्ट्रोक होते हैं. इस्केमिक स्ट्रोक वो होते हैं जहाँ पे ये कचरा जाके रुकता है ब्रेन वेसल में, और वहां पे ब्लड और ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है. दूसरा होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक, यानी कि जब आपकी ब्लड वेसल जो है अंदर की तरफ फट जाती है और उसमें खून आना शुरू हो जाता है. ब्लड जो है ब्रेन के अंदर फैलना शुरू कर देता है. उसकी वजह से ब्रेन सूजना शुरू हो जाता है, बिकॉज ब्रेन के पास कोई बाहर से तो कॉन्टैक्ट है नहीं. जैसे आपकी स्किन है तो वो एयर के कॉन्टैक्ट में है, बट ब्रेन तो नहीं है, राइट. सो वो अंदर ही अंदर सूजता रहता है, बिकॉज वॉल्यूम बढ़ता रहता है ब्लड का. सो वो सूजता रहता है. इट पुट्स एडेड प्रेशर ऑन दी ब्रेन, राइट, जिसको हम इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बोलते हैं, IC भी बुलाते हैं, राइट. सो ये सब चीजें जो होती हैं, ये देखनी पड़ती है. अगर तो पहले, अगर ये कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट देख के किसी पेशेंट को नहीं बता सकता कि इसको हेमोरेजिक स्ट्रोक हुआ है, इसको इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है. इसके लिए प्रॉपर स्ट्रोक सेंटर जाना बहुत जरूरी है.
और वहां पे ये सारी इमेजिंग होती है, तब जाके पता पड़ता है कि आपको किस टाइप का स्ट्रोक हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अगर स्ट्रोक लेट से इस्केमिक है, मतलब कचरा जाके फंसा हुआ है, क्लॉट हुआ है, राइट। सो कचरा जाके फंसा हुआ है और आप टाइम पे पहुंच गए हैं। टाइम का मतलब होता है, ये एक्रोनिम भी है स्ट्रोक का, फास्ट बुलाते हैं, वो मैं आगे बात करूंगा उसके बारे में। बट अगर आप टाइम पे पहुंच गए, विच इज लाइक 4.5 आवर्स, उससे पहले पहुंच गए हैं और ये सारी चीजें उससे पहले हो गई, तो आपको एक रिवर्सल ड्रग दे दी जाती है, अगर इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट ड्रग, राइट। सो जैसे ही वो ड्रग दी जाती है, चांसेस आर कि ये जो क्लॉट वहां पे जाके फंसा है उसको वो डिसॉल्व कर देता है। सो ब्लड सप्लाई रिज्यूम हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल भी वापस रिज्यूम हो जाता है। नाउ जितना डैमेज उसने उस टाइम तक किया है रोक के, वो तो रिवर्स होने में टाइम लगाता है, विद फिजियोथेरेपी, विद सपोर्टिव केयर, सप्लीमेंटल मेडिकेशंस एंड ऑल दैट, रेगुलर फॉलोअप्स, तो उसमें टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है वी कैन नॉट से। एवरी पेशेंट हैज सम वेरिएबल्स, एज फैक्टर है और आपकी विल पावर है और आपका क्या कहते हैं इम्यूनिटी का तो इतना खैर रोल नहीं है इसमें, बट विल पावर, एज फैक्टर, सपोर्टिव केयर, फिजियोथेरेपी, रिहैब कैसे आपको मिल रहा है, वगैरह वगैरह, ऑल दैट इज इंक्लूडेड इन दिस। सो ये सब चीजें होती हैं बेसिकली। तो उस बेसिस पे ये प्रोग्रेस आपकी डिसाइड होती है। करेक्ट। और कितना प्रोग्रेस करते हैं वो बाद में आपको पता पड़ता है। सो बेसिकली ये चीज राइट। एक चीज आपको डॉक्टर साहब मुझे समझना चाहता हूँ, आपने एक टाइम फ्रेम की बात की कि एक सर्टेन टाइम में अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको कुछ मेडिकेशन दे सकते हैं जिससे क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा या रिवर्सल के भी चांसेस होते हैं। अगर एज अ लेमैन मैं समझना चाहूँ कि मुझे ऐसे कौन से सिम्टम्स दिख रहे हैं अपनी बॉडी में या कोई और मेरे फ्रेंड फैमिली, कि मैं उससे सजेस्ट करूं कि आप यू शुड विजिट अ न्यूरोलॉजिस्ट, गेट्स योरसेल्फ डायग्नोसिस, तो ऐसे कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो अलार्मिंग हैं और हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए? बिल्कुल। एंड ये सिम्टम्स मेरे ऐप में भी आपको दिखेंगे बाय द वे। एंड आप उस सिम्टम्स के थ्रू अगर मेरे ऐप में जाओगे तो आपको पता पड़ जाएगा एंड यू कैन कनेक्ट विद मी इमीडिएटली। एंड सेकेंडली, जो इस सिम्टम्स का एक्रोनिम में होता है, पहले इसको बुलाते थे फास्ट, FAST, अब ये हो चुका है बी फास्ट, BEFAST। सो बी का मतलब होता है बैलेंसिंग इश्यूज। अगर आप लड़खड़ा रहे हैं, ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, बैलेंस आपका बिगड़ रहा है, आप सीधा नहीं चल पा रहे हैं, सो दैट मीन्स कहीं पे पीछे आपके स्ट्रोक हुआ है, पोस्टीरियर स्ट्रोक बुलाते हैं, PCA टेरिटरी का स्ट्रोक होता है इसको मोस्ट लाइकली। सो वो वहां का हुआ है। एंड अगर ई का मतलब होता है आईज में आपको डबल दिखना शुरू हो गया है या धुंधला दिखना शुरू हो गया है सडनली, राइट। देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी इससे पहले, कोई वायरल का कुछ नहीं था, कोई कंजक्टिवाइटिस नहीं, कुछ नहीं, बट सडनली आपको ब्लरी दिखना शुरू हो गया। आप चश्मा भी लगाते हैं या चश्मा नहीं भी लगाते हैं, सडनली दिखना शुरू हो गया, तो दैट अगेन इज अ साइन। सो BEF का मतलब फेशियल वीकनेस। सो आपका मुंह एक जगह पे टेढ़ा हो जाना या फेस ड्रूपी हो जाना, एक जगह पे ऐसे गिर जाना, तो ये भी एक स्ट्रोक का साइन होता है। ए का मतलब होता है आर्म्स का वीकनेस होना या लिम्स का वीकनेस होना। अगर आपका एक साइड, जैसे आपने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, एक साइड चलना बंद हो गया या उसमें वीकनेस आ रहा है या ग्रिप नहीं बन पा रही है, तो दैट मीन्स कि वो भी एक स्ट्रोक का साइन है। एस का मतलब होता है स्लरी स्पीच। स्लरी स्पीच मतलब अगर जबान लड़खड़ा रही है, अगर आप जो कुछ बोल रहे हैं तो दूसरा समझ नहीं पा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो रहा है आपकी स्टेटमेंट को, तो वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा है, तो दैट मीन्स वो भी एक स्ट्रोक का साइन है। और फाइनली होता है टी। नाउ अगर आपने ये सारे सिम्टम में से कुछ भी एक पकड़ लिया, इमीडिएटली गो टू अ स्ट्रोक केयर सेंटर और स्ट्रोक हॉस्पिटल और एनी हॉस्पिटल जो आपके नियर बाय है। रीजन बीइंग बिकॉज अब इसके आगे आपको टाइम नहीं है। और ये हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम नहीं है जिसमें 4 मैं दवाइयां आपको बोल दूं और घर पे आप वो फर्स्ट एड की तरह आप घर में रख लो उसको पुड़िया बना के और जब आए मन डाल दिया, तो वो नहीं कर सकते हैं इसमें, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रोक यू आर डीलिंग विद, राइट। हो सकता है हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है बहुत ज्यादा ब्लीड हो और मैं आपको बोल दूं एंटीप्लेटलेट डाल दो और ज्यादा ब्लीड होना शुरू हो, विदाउट डायग्नोसिस, विदाउट मेडिकेशन। सो इसमें फर्स्ट एड नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट
डायग्नोसिस होते हैं और डायरेक्ट ट्रीटमेंट होता है जब आप एक प्रॉपर स्ट्रोक सेंटर में जाते हैं। तो इमेजिंग के बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, उससे पहले कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करता। जैसे ही मैंने आपको पहले भी बोला, जितना भी एक्सपीरियंस डॉक्टर क्यों ना हो, न्यूरोलॉजिस्ट क्यों ना हो, पहले इमेजिंग जरूर करवाएगा, उसके आगे ही ट्रीटमेंट करेगा। विदाउट इमेजिंग देयर इज नो ट्रीटमेंट, सिंपल। इवन अगर मेरे को क्लॉट बस्टिंग ड्रग भी लगाना है तो मैं इमेजिंग पहले कराऊंगा, जस्ट टू मेक श्योर, जस्ट टू इंश्योर कि किस टाइप का स्ट्रोक है और कोई अंदर माइक्रो ब्लीड या माइक्रो हेमरेजेस नहीं है बिफोर स्टार्ट दी क्लॉट बस्टिंग ड्रग। क्योंकि उसकी वजह से साइड इफेक्ट ये होते हैं कि कई बारी ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन में। और कुछ % केसेस में जब कंडीशन अगर वर्स्ट हो गई तो सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट होती है, और मोस्ट ऑफ द स्ट्रोक कंडीशन कैन बी ट्रीटेड बाय मेडिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। कई बारी क्या होता है कि आप पेशेंट को बहुत देर के बाद लेके आए और उसको लार्ज टेरिटरी स्ट्रोक हो गया था, मतलब ब्रेन का 1/3 हिस्सा या 1/3 ऑफ द ब्रेन हैज बीन इफेक्टेड बाय स्ट्रोक। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सूजन बढ़ जाती है ब्रेन में, बिकॉज देखिए स्ट्रोक हुआ है तो उस जगह पे खून और ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ब्रेन हैज स्टार्टेड स्वेलिंग नाउ। ठीक है, सो स्वेलिंग जब होती है तो वो ब्रेन स्वेल करना शुरू कर रहा है, वो प्रेशर मार रहा है, इट इज रेजिंग द इंट्राक्रेनियल प्रेशर इनसाइड द ब्रेन, राइट। सो देयर आर टाइम्स के हमारे को सर्जन को इन्वॉल्व करना पड़ता है इन सच केसेस। अगर पेशेंट का क्लिनिकली डिटेरियोरेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल बात कर पा रहा है, कमांड फॉलो कर रहा है, सो एज सच जरूरत शायद ना पड़े उस वक्त, बिकॉज स्वेलिंग सेटल होने में शुरू के टाइम में 5 से 7 दिन लगा देती है, बट बढ़ने में 10 से 14 दिन लग जाते हैं। तो फर्स्ट 5 to 7 डेज में बढ़ती नहीं है स्वेलिंग, धीरे धीरे बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका भी कहीं हाथ टच करेगा या लगेगा तो इमीडिएटली स्वेलिंग थोड़ी होती है, आपको थोड़े दिन के बाद आती है स्वेलिंग, 3 से 4 दिन के बाद आती है। तो वही सेम चीज ब्रेन के साथ है, तो थोड़े दिनों के बाद आपकी स्वेलिंग बढ़ना शुरू होती है। जब वो बढ़ती है तो जब बढ़ती है तब क्लिनिकल डिटेरियोरेशन पेशेंट का स्टार्ट होता है। जब वो स्टार्ट होता है तो देन वी हैव टू कॉल द सर्जन, इन दैट केस न्यूरो सर्जन को कॉल करना पड़ता है। एंड डॉक्टर साहब, नेक्स्ट पार्ट, गॉड फॉरबिड किसी को स्ट्रोक हो गया, ठीक है, डॉक्टर से विजिट कर लिया एंड थिंग्स नाउ आर इन कंट्रोल। द नेक्स्ट पार्ट आई बिलीव इज पोस्ट स्ट्रोक केयर एंड रिहैबिलिटेशन। एब्सोल्युटली। तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं ताकि दोबारा रिलैप्स ना हो, फिर से ना हो और कंडीशन इंप्रूव हो? पहले तो रिकरेंट स्ट्रोक का रिलैप्स होना या रिकरेंट स्ट्रोक ना होना, ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है एक स्ट्रोक न्यूरोलॉजिस्ट के लिए कि एटियोलॉजी क्या है, रीजन क्या था स्ट्रोक का होने का। सबसे पहला तो अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप अपना स्ट्रोक का इलाज करा रहे हैं, मैं दवाई लिख के भेज रहा हूँ आपको, हाईली चांसेस आर कि वापस आपको स्ट्रोक होगा ही होगा विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ इट, राइट। सो विदाउट नोइंग द कॉज अगर मैंने सिर्फ दवाई चला के आपको भेज दिया तो देयर आर चांसेस कि आपको स्ट्रोक वापस होने के चांसेस हैं। सो एज आई सेड, मतलब मेरा हमेशा ये एम रहता है, और जो मुझे अपने सीनियर्स से भी सीखने को मिला है वो यही मिला है कि भाई हमेशा उसका कॉज फाइंड आउट करो, यू नो, क्योंकि जब तक कॉज नहीं पता पड़ेगा देन वी डोंट नो व्हाट वी आर डीलिंग विद। सी देखो, आपको एक आपके घर पे चूहा आ रहा है, आप उसको पकड़ते हैं, आप फेंकते हैं जाके, फिर से दोबारा आ जाता है। सो यू नीड टू नो ना वो चूहा आ कहां से रहा है, घर के अंदर कहां से। बार बार थोड़ी आप ये एक्सरसाइज करते रहो, राइट। रूट कॉज तो फाइंड आउट करना जरूरी है, राइट। सो उस केस में क्या होता है कि आपको द सेम वे स्ट्रोक का रूट कॉज फाइंड आउट करना जरूरी है। यू नीड टू फिगर आउट कि स्ट्रोक आ कहां से रहा है इवेंचुअली। सो अगर हार्ट का कोई डिफेक्ट है तो हार्ट का फाइंड आउट करो, डायबिटीज की वजह से हुआ है तो फाइंड आउट करो, हाइपरटेंशन की वजह से है तो फाइंड आउट करो। सो दे हैव सीरीज ऑफ टेस्ट। नाउ व्हेन वी डू दीज काइंड ऑफ टेस्ट तो पेशेंट थोड़ा कभी कभी बौखला जाते हैं कि यार इतने टेस्ट करवा रहे हैं डॉक्टर साहब, जरूरत क्या है। रियली क्रिटिकल सिचुएशन। ये मैंने भी सुना है, इवन मेरे फादर भी कभी जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ये डॉक्टर काफी ज्यादा टेस्ट लिखते हैं, क्या इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एनी अंडरलाइन कंडीशन व्हिच इज लीडिंग टू स्ट्रोक, और वो दोबारा ना हो। दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर। एग्जैक्टली। सो इट्स बिकॉज एटियोलॉजी फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है टू अवॉइड द रिकरेंस ऑफ स्ट्रोक। क्योंकि अगर हार्ट में प्रॉब्लम है
तो देन ऑब्वियसली वी हैव टू चेंज द होल मेडिकेशन ऑल टुगेदर. मैं सिर्फ आपको एंटीप्लेटलेट देके भगा नहीं सकता. राइट. दे कैन बी अ प्रॉब्लम विद योर वाल्व्स इन द हार्ट ऑल्सो. ठीक है. दे कैन बी अ प्रॉब्लम विद द हार्ट रिदम ऑल्सो. अगर हार्ट की रिदम में प्रॉब्लम है विच इज नॉर्मली नोन एज एट्रियल फिब्रिलेशन, तो उस केस में भी मेडिकेशन चेंज हो जाती है. अब हार्ट की रिदम में प्रॉब्लम है विच इज एज आई सेड एट्रियल फिब्रिलेशन बुलाते हैं. उसमें भी डिफरेंट टाइप की एएफ होते हैं. वेल्वुलर एएफ होता है, नॉन वेल्वुलर एएफ होता है. वेल्वुलर के लिए डिफरेंट दवाई चलती है, नॉन वेल्वुलर के लिए डिफरेंट चलती है. सो यू नीड टू फिगर आउट which one is what, right? So again you have to find out कि कौन सी चीज है. So you have to, ये पूरा एक तरह से इन्वेस्टिगेशन होता है. So it's not like कि भाई आप आए और मैंने भेज दिया उठा के, ऐसा नहीं होता है. And we try to wrap this up as quickly as possible, but कई बारी थोड़ा टाइम लग जाता है, डिले हो जाता है. बट पेशेंट डोंट अंडरस्टैंड दिस. उनको लगता है जैसे हार्ट का बस मैं गया, बस तार लगाई, जल्दी से स्टंट लगाया, बस अब 2-3 दिन में भेज दो जल्दी जल्दी घर पे, मैं बीवी बच्चों के साथ खुश होके बैठ जाऊं. We also want that, but we don't want you to go through this stroke again. That is a problem. So post-stroke rehabilitation and awareness is really important. Absolutely. Awareness is more important because जो मैंने बाहर देखा है, the difference between outside in Western world and here is basically primarily the awareness factor. Correct. जो awareness है बाहर और यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है. यहाँ पे हार्ट की अवेयरनेस ज्यादा है. लोग हर चीज को हार्ट से, एज आई सेड, हर चीज को हार्ट से रिलेट कर देते हैं. अगर हाथ भी नहीं चलेगा ना, कई लोग तो ये आके कहेंगे शायद हार्ट में गड़बड़ हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है. सो मतलब ये नहीं कहेंगे कि ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई या हार्ट में कुछ गड़बड़ होगी. डॉक्टर साहब हार्ट तो ठीक है ना मेरा. करेक्ट. मतलब ऐसे भी लोग आते हैं मेरे पास. एनी सजेशन फ्रॉम योर एंड के आपकी तरह जो फिजिशियन है वो कैसे अवेयरनेस लोगों की बढ़ा सकते हैं? अगर गवर्नमेंट को कोई ऐसा प्लान लाना चाहिए लोगों को अवेयर करने के लिए, एनी कंडक्ट मोर ऑफ सोसाइटी कैंपेन्स. अब जैसे मैंने ये ऐप बनाई है, दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव, करेक्ट, सो दैट यू कैन असेस योर रिस्क. राइट. This is one of the initiative that I can do. Absolutely. For the society. ताकि आप अपना रिस्क फैक्टर असेस करो. Correct. आपको लगे कि अगर आपका रिस्क फैक्टर हाई है, तो then share it with your doctor. Valid. Simple. Right? And then there is a symptom tracker there. अगर आपको symptoms नजर आ रहे हैं, तो contact. And then there is a stroke news section also there. कि जहाँ पे आपको different stroke news पता पड़ेंगी. जनरल स्ट्रोक न्यूज, नॉट मेडिकल स्ट्रोक न्यूज. जनरल स्ट्रोक न्यूज पता पड़ेंगी कि स्ट्रोक में क्या क्या नया चल रहा है, स्ट्रोक कैसे फैलता है, लोगों को क्या होता है, किस वजह से स्ट्रोक हो सकता है, वगैरह वगैरह. जो पूरे इंटरनेट में फैलती है न्यूज, वो ये ऐप आपको लाके देता है. So that also is there. So this is one way I could do something for the society. The same way I can only request my colleagues and other doctors is that conduct more campaigns for the betterment of the society. Go to everyone, educate them. Maybe give a pamphlet to your patient when they are coming to your OPD. एक pamphlet दे दिया आपने stroke के ऊपर. So when they go home, they read about it. At least उससे इनका campaign से बढ़ेगा. So वो ये चीजें, इसी चीजों से उनका ना वो मोटिव पैदा होता है कि हाँ अच्छा ये होता है. क्योंकि मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे मेरे पास स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं और वो आके मेरे को ये बोलते हैं, डॉक्टर साहब 2 हफ्ते के बाद आ रहे हैं, स्ट्रोक हो चुका है, पैरालाइज हो गया है पेशेंट, 2 हफ्ते के बाद आ रहा है. हमें लगा था इनको हवा चढ़ गई है. अब शुरू में मैं आया था वेस्टर्न कंट्री से, मैं आया था, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन डेनमार्क. व्हेन आई केम बैक, स्टिल बिलीव इन सच. तो मैं आया था उस वक्त 2017 में. एंड व्हेन आई केम बैक हियर, एंड जब मेरे पास पहली बार ऐसा पेशेंट आया, मैंने कहा ये हवा चढ़ने का क्या मतलब होता है. देन सम ऑफ माय कलीग सेड के ऐसा लग रहा है इनको कहने का मतलब है कोई घोस्टली स्पिरिट एंड स्पिरिट, सुपरस्टिशन. मैं कहा यार ये तो स्ट्रोक है, ये कहाँ हवा चढ़ गई है. लैक ऑफ अवेयरनेस. दिस इज लैक ऑफ अवेयरनेस. दे थिंक दैट कि ये कुछ और है. दिस इज जस्ट, इट्स अ प्लेन सिम्टम. फाइंड इट आउट, talk to your neurologist, go. Khatam. Get it fixed. And stroke rehab mein, yes, you need rehab.
एंड हमारे पास जब भी ऐसा वर्ड आता है ना रिहैब, वी ऑलवेज रिलेट दिस टू ड्रग एडिक्ट्स और सब्सटेंस एडिक्ट. सो सब्सटेंस अलग चीज होती है, एडिक्ट्स अलग चीज होती है. डी एडिक्शन सेंटर्स को वो रिहैब में बदल देते हैं. दैट इज नॉट ट्रू. रिहैब सेंटर्स आर बेसिकली फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्ट्रोक पेशेंट्स, जिसमें उनको चलाया जाता है, फिजियोथेरेपी कराई जाती है, उनको उनकी बॉडी को रीट्रेन किया जाता है, राइट, सो दैट वो दे कैन अफोर्ड टू गो बैक ऑन देयर सेम शेड्यूल अगेन, सेम ट्रेनिंग अगेन. बिकॉज जब स्ट्रोक होता है तो बॉडी का वो लिम्ब जो है वो कोऑर्डिनेशन भूल जाता है. करेक्ट, मसल मेमोरी जिसको हम कहते हैं. एग्जैक्टली. सो वो उसको वापस याद दिलाना है. करेक्ट. सो यू नीड टू रीट्रेन दैट, दैट्स ऑल. सो उस केस में आपको गुड रिहैब की जरूरत पड़ती है. दैट्स व्हाट इट हैज टू बी. लोग वो भी नहीं करवाते हैं. सो एंड देन दे थिंक कि अगर मैंने दवाई चलाई है तो क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा एंड वो वापस चल पड़ेगा पेशेंट. इट इज नॉट दैट. दवाई इसलिए चलाई है ताकि आपको वापस स्ट्रोक ना हो, राइट. इसलिए नहीं चलाई है कि वो दवाई ठीक कर देगी. सो मेडिकेशन एंड रिहैब साइड बाय साइड, बोथ थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली. उससे कोई भी एक चीज हम नहीं कर सकते. हाँ, सप्लीमेंटल मेडिकेशंस होती हैं जो हम चलाते हैं टू रिकवर पेशेंट्स, बट उनका एक रोल होता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट. मे बी 20 या 30% तक कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए किसी केसेस में, बट इससे ज्यादा नहीं है. इससे ज्यादा आपका एज फैक्टर होता है, आपकी विल पावर है, कितना बड़ा डैमेज आपके ब्रेन में हुआ, कितनी देर तक ब्रेन ने डैमेज लिया, राइट. ये सारी चीजें मैटर करती हैं. अब आप एक 80 इयर्स के पेशेंट को स्ट्रोक लेके आओगे और लेट्स से एक 30 इयर्स के पेशेंट को स्ट्रोक लेके आओगे, बहुत डिफरेंस है. क्योंकि उसमें 80 इयर्स के पेशेंट में एट्रोफी होना शुरू हो गई है, उसका ब्रेन थोड़ा श्रिंक होना शुरू हो गया है. देयर इज नो न्यू न्यूरॉन्स व्हिच आर बीइंग डेवलप्ड. जो 30 इयर्स का पेशेंट है उसका फिर भी एक डेवलपमेंट अभी भी हो रहा है, चल रहा है, राइट. देयर इज नो एट्रोफी व्हिच इज बीइंग डन. सो उसके केस में डेवलपमेंट, उसके केस में प्रोग्रेस, उसके केस में इम्प्रूवमेंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 80 इयर्स. That's what it is. Right. और डॉक्टर साहब, आप काफी सारे पेशेंट्स को पेन मैनेजमेंट, क्रोनिक हेडेक्स, ये सारी चीजों के लिए भी ट्रीट करते हैं. नॉट ऑलवेज बिकॉज ऑफ स्ट्रोक, बट इन जनरल भी कुछ लोगों को हेड के लेफ्ट या राइट पार्ट में दर्द होता है, कुछ को मॉर्निंग सिकनेस टाइप वैसा प्रॉब्लम है. तो इस टाइप के पेशेंट्स को जब आप ट्रीट करते हैं तो उनके साथ भी ये जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है वही आप एक रूट कॉज फाइंड आउट कर पाते हैं या कुछ और अंडरलाइंग कंडीशंस भी? अगेन हेडेक का भी एक बहुत इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है आपको. जब आपके पास एक हेडेक का पेशेंट आता है, जब हेडेक के पेशेंट्स आते हैं तो हेडेक ऑल्सो इज अ सब स्पेशलिटी बाय द वे. सो नाउ मेडिकल साइंस में ना वो वाली बात नहीं रह गई है जो पहले होती थी 30 साल पहले, 40 साल पहले, कि एक डॉक्टर के पास जाओ, सारी चीजें मैनेज कर लेगा आराम से तो सब कुछ हो जाएगा. अब थोड़ा डिफरेंट हो गया है. अब बेसिकली स्पेशलिटी के अंदर भी सब स्पेशलिटी आ गई है, ठीक है. सो हेडेक एंड स्ट्रोक दे आर देयर ओन सब स्पेशलिटी बेसिकली. सो हेडेक में भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि पेशेंट को हेडेक क्यों हो रहा है, कितना टाइम से हो रहा है, कितना क्रॉनिक हेडेक है इसको, या कब से होना शुरू हुआ है, एक्यूट फेज कितना है, क्रॉनिक फेज कितना रह गया है, सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, ट्रिगर्स क्या क्या होते हैं. सो अकॉर्डिंगली देन यू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड. सो and then you start your medication, you start your therapies and treatments and accordingly. And जो मैंने ऐप की आपको बात बताई उसमें एक हेडेक का भी मॉड्यूल है जिसमें आप अपने हेडेक रिकॉर्ड्स कर सकते हैं. आप फ्रीक्वेंसी, राइट, नॉट ओनली फ्रीक्वेंसी बट आप अपने हेडेक का पूरा ट्रैक बना सकते हैं, जिसमें आप अपने हेडेक के बारे में पूरा आप लिखेंगे कब आपके डेट एंड टाइम पे हुआ, उसकी इंटेंसिटी पेन की कितनी रही, और क्या क्या सिम्टम्स आ रहे थे और क्या क्या ट्रिगर्स हो रहे थे आपको. जब आप ये 3-4 बारी बनाएंगे, मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. जो कॉमन डिनोमिनेटर है आपका बार बार ट्रिगर का, दैट इज योर ट्रिगर. माइग्रेन में नॉर्मली इफ इट इज अ माइग्रेन हेडेक, बाय द वे, इफ इट इज अ माइग्रेन हेडेक, ठीक है, मोस्टली माइग्रेन हेडेक्स हैव अ ट्रिगर फैक्टर. जैसे टीवी बार बार देख रहे हैं, ठीक है, तो टीवी देखने की वजह से
हेडेक्स हो गए आपको, तो वो ट्रिगर हो गया आपका टीवी देखना। तो बार बार आपने उसमें टीवी लिख दिया, वो पूरा पैटर्न बना के दिखा देगा आपको मेरा ऐप, कि जहां पे वो दिखा रहा है कि आपको टीवी जो है 4 बारी आपको हेडेक हुआ है और चारों बारी टीवी की वजह से हुआ है। सो नाउ यू नो कि आपका जो प्राइमरी ट्रिगर है हेडेक का वो टीवी है, टीवी देखना थोड़ा कम कर दो। करेक्ट, राइट, दैट इज व्हाट। So this is how you have to understand the part of headache also. अगर सुबह सुबह हेडेक हो रहा है, मे बी साइनसाइटिस हेडेक हो सकता है। अगर बैंड टाइप हेडेक है, सो मोस्ट लाइकली टेंशन टाइप हेडेक है, बीपी चेक करना होता है। सो ऑल दिस हैज टू बी इवैल्यूएटेड। अगर बहुत peculiar टाइप का हेडेक है, then probably I'll ask you to get an MRI done, see if there is any kind of abnormality like an aneurysm or AVM present in there, which can cause an headache. So ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, हेडेक एक बहुत कॉमन सी चीज हम मानते हैं, सिरदर्द ही तो हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं हमारे ऑडियंस के अवेयरनेस के लिए कि एक पर्टिकुलर टाइप का हेडेक अगर आपको बार बार होता है, हफ्ते में 2-3 दिन या रोज हो रहा है, वो एक सीरियस कंडीशन हो सकती है और उसके लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ ऑल कंडीशन, सारी सीरियस नहीं हो सकती हैं, बट कौन सा 1 या 2 सिम्टम अगर मुझे या किसी को आ रहे हैं, सो हमें डॉक्टर के पास जाना ही जाना। अगर हेडेक के साथ आपको वॉमिटिंग आ रही है, बार बार नोजिया वॉमिटिंग आ रही है, मोस्ट लाइकली माइग्रेन के भी साइन सेम ही होते हैं। बट फिर भी एक बारी कंसर्न होता है कि वॉमिटिंग आ रही है बार बार, तो एक बारी जाना जरूरी है। बिकॉज जरूरी नहीं है कि वॉमिटिंग माइग्रेन जो है प्राइमरी हो। प्राइमरी का मतलब किसी ट्रिगर की वजह से हो रहा हो सकता है माइग्रेन सेकेंडरी रीजन की वजह से भी हो रहा हो, कोई एक्चुअली में कोई अंदर कोई चीज हो, एबनॉर्मलिटी हो, जिसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो रहा हो। जैसे मैंने कहा AVM एन्यूरिज्म, राइट। सो इनकी वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, तो एक बारी आपको इवैल्यूएट करवाना जरूरी है। अगर हेडेक्स सीजर के साथ फॉलोड हो रहे हैं, सीजर भी आ रहे हैं, तो देन डेफिनेटली गॉट इट, ठीक है। बाकी माइग्रेन में कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, दीज आर द सिम्टम्स। लाइट की तरफ बहुत इंटॉलरेंस हो जाता है और तेज आवाज किसी को पसंद नहीं आती है माइग्रेन में। यू वांट टू बी इन अ डार्क रूम, साइलेंट रूम, तो वो आराम से बैठ के पेशेंट ना अपना टाइम बिताना चाहता है। सो दैट इज अ क्लासिकल माइग्रेन फीचर। बट स्टिल कई बारी हेडेक को इवैल्यूएट करवाना बहुत जरूरी होता है, एंड अगर हेडेक इज फॉलोड बाय वॉमिटिंग, देन डेफिनेटली गेट इट चेक्ड। और जैसे क्रोनिक हेडेक्स और बाकी जो पेन रिलेटेड चीजें हैं, उसके लिए बोटॉक्स और नर्व ब्लॉकेज, ये सारी चीजें यूज करते हैं, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें आप। हेडेक बेसिकली जो कई बारी क्रोनिक हेडेक्स होते हैं, तो नॉर्मली वी ट्राई टू कंटेन देम विद सर्टेन मेडिकेशंस। बट क्योंकि इतना क्रोनिक हो जाता है कई बारी हेडेक, लोग आते हैं 1-2 साल के बाद, तो कई मेडिकेशंस कई बारी असर नहीं करती है, राइट। सो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस बच जाती हैं कि मेडिकेशंस नहीं है, तो फिर देन वी हैव टू गिव ट्रीटमेंट लाइक SPG नर्व ब्लॉक, जो मैं आपको नाक के थ्रू देता हूं। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली देयर इज अ नर्व विच इज कॉल्ड SPG नर्व, तो वो बेसिकली हम उसको नम कर देते हैं। इट इज बेसिकली अ रिले काइंड ऑफ नर्व which is sending the signal between your your pain signal to your head, right? So आपने उसको जब नम कर दिया, तो वो पेन सिग्नल आपका हेड पे जाता ही नहीं है, तो देन यू डोंट फील द हेडेक, along with followed by certain other medications which will reduce the frequency of your headaches, right? This is one procedure that we do in my center. The other one is Botox. Now, Botox is a very safe, effective and tested method. बहुत न्यूरोलॉजिस्ट इसको फॉलो करते हैं, एंड इट वाज डिस्कवर्ड वे बैक इन 2011 कि बहुत रिसेंट ही डेवलपमेंट हुआ था इसका, कि बोटॉक्स किसी को लगाया गया था एंड पॉजिटिव साइड इफेक्ट में उसका हेडेक गायब हो गया था। तो देन स्टडी स्टार्टेड हैपनिंग। तो जब तक स्टडीज
हुई, बोटॉक्स को FDA अप्रूवल मिला और आया, तो वो 2011 हो ही गया था. But it was an accidental, like serendipity sort of thing. No, it was accidental finding. But जब कोई भी finding के साथ obviously it needs to go through, then अगर ऐसी finding मिली है, then it needs to go through a proper research and a proper channel, you know, process होता ही होता है. So वो proper channel होते होते 2011 2012 तक हो गया. So उसके बाद worldwide Botox has been used by neurologists for chronic headaches. Okay. And till now also Botox is used for chronic headaches, and it gives good amount of headache free time to patients with chronic headache. 4 to 5 months, किसी में 6 months तक चला जाता है. उसके बाद then probably you have to repeat the treatment again. But to certain people it is expensive, because Botox ना इंश्योरेंस कवर करती है आपकी, ना ही आपको कोई और जगह से कवर मिलता है उसका. सो बेसिकली इट इज आउट ऑफ योर ओन पॉकेट एंड इट इज एक्सपेंसिव drug, so obviously you have to pay from it. That's all. Got it. And since we are talking about advancement in the field of neurology, तो उसके बारे में आप थोड़ा और अगर बताना चाहें कि in last 10 years आपने क्या advancement देखा in terms of the way neurology as a field is evolving, diagnostic techniques, medications, या अभी भी बहुत स्कोप है? आपको लगता है कि अंडर रिसर्च्ड सेक्शन है ये भी? You asking me कि ओशन में क्या क्या एडवांसमेंट हुई है? बहुत सारी एडवांसमेंट हुई है. Maybe we can drill it down to stroke and headaches. Yes, yes. Stroke में तो बहुत सारी हुई. So for example न्यूरो इंटरवेंशन, ठीक है. न्यूरो इंटरवेंशन इज अ टेक्निक कि जहाँ पे हम फेमोरल आर्टरी से आपके, जैसे आप स्टेंटिंग का नाम सुना है, आपने हार्ट की स्टेंटिंग सुनी है, तो जैसे हम हार्ट की स्टेंटिंग करते हैं वो जांघों की तरफ से जाते हैं. सो फेमोरल आर्टरी के थ्रू ही हम जाते हैं ब्रेन में, एंड कोई लार्ज वेसल अक्लूजन, LVO जिसको बुलाया जाता है, वहां पे जाके जैसे कोई कचरा फंस गया बड़ी नाड़ी में, जिसे कहते हैं कचरा कोई फंस गया, अगर हम पहले तो ड्रग देते हैं जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग होता है, अगर उससे वो डिसॉल्व नहीं हुआ, सो देन देयर इज अनदर प्रोसेस कॉल्ड मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टमी. उसमें जो टाइम लिमिट है दैट इज फ्रॉम 0 to 24 hours ऑफ ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स. सो यू हैव मोर बैंडविड्थ. जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग है दैट इज 4.5 hours. सो लेट्स से अगर पेशेंट को दोपहर को 12 बजे स्ट्रोक हुआ और वो लोग शाम को 5 बजे हॉस्पिटल में आए, तो टाइम तो निकल गया है, ड्रग नहीं दे सकते हैं. बट वी कैन सी ऑन द इमेज कि LVO है, तो चलो अब इसको MT में ले लेते हैं. तो MT में ले लिया, MT का मतलब मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टमी में ले लिया. ऑल्दो आई एम नॉट अ न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, आई डोंट डू दिस, बट हमने देखे हैं प्रोसीजर होते हुए. तो मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टमी में दे डू दिस, दे टेक द कैथेटर ऑल द वे टू द ब्रेन, और वहां पे जाके एक एस्पिरेशन कैथेटर होता है, जो जहाँ पे ये फंसा हुआ है कचरा, वहां पे वो कैथेटर पहुंचता है और वो एस्पिरेशन कैथेटर के थ्रू वो उसको खींच डालते हैं. जब वो खींच डालते हैं तो वो कचरा बाहर आ जाता है, दे टेक इट आउट. जो कंप्लीट वो कचरा बाहर आ जाता है तो द ब्लड सप्लाई बिकम्स नॉर्मल, इट रिस्टोर्स, राइट. सो देन जब वो नॉर्मल हो जाती है तो ऑब्वियसली द पेशेंट गेट्स नॉर्मल, राइट. सो उसके बाद देन ICU में पेशेंट को रखा जाता है फॉर certain time follow up के लिए and all. तो वो देखा जाता है, and then we do certain other tests. These procedures are like widely used in India. It's not uncommon in India. No, it is not uncommon in India now anymore. And बहुत सारे न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हैं, and हमने तो ये होते हुए देखा है खुद अपने आंखों के सामने. एंड न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट ये प्रोसीजर करते हैं on a daily basis, on maybe regular basis also. So depends on what kind of cases they get, and they do this on a daily basis. So it's a very safe and effective method to come out of stroke, and the earlier it is, the better it is. The longer it is, the obviously उसमें डैमेज ज्यादा होता रहेगा. सो बेसिकली वो वाली बात होती है, जितना जल्दी पहुंचोगे आप उतना ज्यादा डैमेज से बचोगे. सो अगर कोई बात नहीं, क्लॉट बस्टिंग वाला टाइम निकल गया, कोई बात नहीं, एटलीस्ट स्टिल यू हैव 24 आवर्स का ऑप्शन है. बट
फिर भी जितना हो सके जल्दी पहुंची, यू नो. सो दिस इज वन ऑफ द एडवांसमेंट. उसके अलावा SPG नर्व ब्लॉक है फॉर हेडेक्स. You know, there are multiple advancement in the term of neuro intervention also. Although I'm not the right person, I think probably a neuro interventionist can answer that. Right. So any blockbuster drug you have seen in last decade which is widely used, और आप लोगों को भी उसके efficacy पे और effectiveness? See, CGRPs are being used, calcitonin gene receptive peptides. These are used for headaches, but they are expensive, very expensive. 30-40 हज़ार रुपए की ड्रग आ रही है ये. So मतलब अगर मैं किसी को हेडेक हो रहा है और मैं ये ड्रग लिखूं, इससे तो अच्छा मैं बोटॉक्स ही लगा दूं. So I mean, so मतलब these are drugs only, right? तो मैं दवाई लेने से तो अच्छा मैं बोटॉक्स ही लगा लूं, which will do the same effect and it will give for longer duration, right? And अगर कुछ बच जाए, just in case to be on a lighter note, तो wrinkles भी गायब हो जाएंगे. So anyway, that's a very light note, but CGRPs are one of them, and there are many things which are coming up in terms of neuro rehab also. Hydrotherapies आ चुकी हैं बहुत ज़्यादा, और फिजियो में भी बहुत ज़्यादा रिहैब में बहुत डेवलपमेंट हुई है. तो हाइड्रोथेरेपी कई न्यूरो रिहैब हैं दिल्ली में जो यूज करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में सुधार बहुत अच्छे आते हैं. डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हमारे यहाँ पे यूज होता है फॉर पार्किंसन मूवमेंट डिसऑर्डर, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब अभी एकदम से मैं कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट they have been in this area for long now. Got it. And they have been successful, you know. अभी हाल ही में ही मेरे पास एक लिटरेचर आया था फॉर पार्किंसन पेशेंट जिनको ट्रेमर्स होते हैं ऐसे. तो उसमें बेसिकली डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है, तो प्रॉपर एक सर्जरी हो रही है. वी आर गोइंग इनटू द डीप पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट. और इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली ये जो है अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक मैग्नेटिक रिनोसेंस का इमेजिंग है, तो जो वो वहां पे जाके उसको टारगेट करता है, एंड देन इट डिसॉल्व्स दैट एरिया ओनली. So it's a good literature, although I did not get a time to completely read about it, but it's a good literature that I would read in detail. And do you also see patients from Alzheimer's sometimes? Or sometimes, not too many. जैसे मैंने कहा कि हर किसी की सब स्पेशलिटी है. Absolutely. So movement disorder is wide and diverse field. I can understand. So movement disorder is not my type of coffee and tea, to be honest. आते हैं लोग. India, it's like a very it's spreading. Maybe वो हमेशा से exist करता था, लेकिन diagnosed लोग नहीं करते, तो उनको लगता था age factor है. See, देखिए, with the advent of all the social media and all, now you see more cases actually. but ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, अब आ गया है. Correct. वो पहले भी था. Now we can connect all the dots कि हाँ ये symptom है, मैंने पढ़ लिया कहीं, किसी रील में देख लिया या बुक्स में पढ़ लिया. वो तो खैर मेरे पास रोज ही होता है. वो कोई ना कोई आता है. पहले गूगल वाले आते थे, अब चैट GPT वाले आते हैं. पेशेंट्स भी काफी ज्यादा अपने आप को अवेयर समझते हैं. So ऐसे आते हैं. बट हाँ, आई सी पेशेंट्स ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर ऑल्सो. सो ऐसा नहीं कि नहीं देखता हूँ, मना कर देता हूँ, बट देखता हूँ, बट कम होते हैं मेरे पास कंपैरेटिव. आपको लगता होगा कि एक स्पेशलाइज्ड, तो आप प्रेफर कर देते होंगे उनको, ऐसे पेशेंट्स को? नहीं, ऐसी बात नहीं है. अगर मेरे को लगता है कि उनको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की जरूरत है, DBS की जरूरत है, तो देन आई विल रेफर इट टू समबडी हु इज गुड एट इट, यू नो. सो डेफिनेटली. बट अगर दवाइयों से काम चल सकता है तो डेफिनेटली वी विल डू दैट. ग्रेट. और डॉक्टर साहब, जो हमारी नई जनरेशन है डॉक्टर्स की आने वाली है, अगर कोई अपने मास्टर्स के लिए न्यूरोलॉजी एज अ सुपर स्पेशलाइजेशन के बारे में सोच रहा है, तो यंग मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए अगर आपकी तरफ से कोई पीस ऑफ एडवाइस है, वो क्या एक्सपेक्टेशन लेके इस फील्ड में आए, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स बेसिस ऑन योर एक्सपीरियंस, अगर आप बताना चाहें यंग प्रोफेशनल्स के लिए? सी, अगर न्यूरोलॉजी में आना है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉट ऑफ लर्निंग, टू बी ऑनेस्ट. बिकॉज देखिए, कोई भी मेडिकल फील्ड हो, चाहे न्यूरोलॉजी हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो, कुछ भी हो,
हर चीज में लर्निंग तो बहुत है, राइट? ऐसा नहीं कि एनीथिंग इज लेस देन मोर, ऐसा कुछ कंपैरेटिवली कोई स्टडीज नहीं है, राइट? बट न्यूरो में इफ यू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट स्ट्रोक, तो देयर इज नेवर एंडिंग लर्निंग, मतलब कुछ ना कुछ इसमें नया नया रोज आता रहता है. एंड वी टॉक अबाउट वैस्कुलर न्यूरोलॉजी इन टर्म्स, तो रोज ही कुछ नया नया देखने को मिलता है. कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है. एंड ये चीजें मेरे को तब पता पड़ी जब मैंने डॉक्टर विपुल के साथ काम करना शुरू किया. एंड व्हेन आई स्टार्टेड डिगिंग इन, तब मुझे समझ में आया यार ये तो यहाँ पे तो ये अपना ही एक सिस्टम चल रहा है. रोज ही कुछ नया नया आ रहा है, रोज ही कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है इसमें. सो बी प्रिपेयर्ड. अगर आप न्यूरोलॉजी में आ रहे हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, and there is a lot of exposure that you will get. And be prepared what you want to do in neurology, because neurology you cannot just say कि मैं neurology में जाना चाहता हूँ, neurology में जाना चाहता हूँ. You have to be prepared which part of neurology you want to be interested in, you know. Slowly you develop that area, and once you develop that area, then you will have a better name in the market, you know, कि हाँ ये हेडेक स्पेशलिस्ट है, ये पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है न्यूरो में, या ये स्ट्रोक स्पेशलिस्ट है, या ये मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट है. दे आर मेनी गुड एंड सीनियर न्यूरोज राइट नाउ ऑल्सो, जो एक या दो सब स्पेशलिटी को पकड़ के बैठे हुए हैं न्यूरो की. एंड दे आर एसिंग इट. व्हाई? बिकॉज उस पर उन्होंने काम इतने सालों से किया है, पब्लिकेशंस कर दी हैं उस पर. सो शुरू में आप जब आते हो तो शुरू में तो यू कैन नॉट पिक एंड चूज, यू आर जस्ट लाइक अ बेगर. यू नीड टू लर्न, एब्जॉर्ब एज मच एज यू कैन लर्न, एंड देन पिक अप अ सब्जेक्ट, सब स्पेशलाइजेशन, एंड देन वर्क ऑन योर वे टूवर्ड्स इट. सो that will be my advice, my input towards new people. Got it. एंड आपने काफी सारे सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ काम किया है, सो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मेंटरशिप कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. एंड नॉट ओनली मेंटरशिप बट गुड मेंटरशिप इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली, वेयर यू गेट जेन्युइन एडवाइस एंड फॉर पेशेंट केयर ओनली, यू नो, जहाँ पे पेशेंट की बेनिफिशियल चीज में काम हो, बेनिफिट में काम हो, और उसके बेनिफिट के लिए काम हो. बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे यू आर ट्रीटिंग पेशेंट, यू आर नॉट ट्रीटिंग योरसेल्फ, राइट? एंड अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ सीख रहा हूँ या लर्न कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, तो पेशेंट के लिए जा रहा है ना. तो यू नीड टू बी विद अ गुड मेंटर, यू नीड टू लर्न फ्रॉम अ गुड मेंटर, एंड द मेंटर हैज टू बी गुड इनफ एंड हैज टू बी मोर लर्नड. सो डोंट लूज हार्ट. अगर आपको मेंटर आपको ये कहता है कि ये ठीक नहीं है, यू आर नॉट गुड इनफ, ट्राई टू वर्क योर वे सो दैट यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू, यू नो. कई बार हम ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार यू नो, मतलब इतना हमारे को बोल रहा है, यू नो, ये क्या है, यू नो, हम इतने सीनियर हो गए हैं, अब हम तो न्यूरोलॉजिस्ट बन गए हैं, हमारे को क्या सीखने की जरूरत पड़ रही है, डीएम कर लिया, डीएनबी कर लिया, तो अब क्यों सीखें हम किसी से, क्यों सुने किसी की, राइट? ऐसा नहीं है. देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग, राइट? सो लर्न फ्रॉम अ गुड मेंटर, understand what they are trying to pass on as a message, grab that message and then take that message home and then decode that message. Once you start decoding that message, you will get the gist of it. You will find the cookie there. Once you eat that cookie, then you will realize कि तुम्हारे को मेंटर ने क्या दिया था. So वो बाद में समझ में आता है, वो उस वक्त नहीं समझ में आता. उस वक्त तो हम ये सोचते हैं यार ये क्या मिल रहा है, यू नो. राइट. सो जब मैं भी ऐसे ही था, मैं मतलब डॉक्टर विपुल के साथ काम कर रहा था, मैं ये सोच रहा था क्यों सारा दिन मेरे को डांटते रहते हैं. अब मतलब अब समझ में आता है कि यार कितना उन्होंने सिखाया मेरे को, मतलब. And still, you know, at that time, I did not lose my heart. I was not disheartened. I was not demotivated. I used to take it as a positive stride. I used to go with a smile with him, you know, and he used to be smiling as ever. So हमारा एक अपना ही connection था. But वो कहीं ना कहीं एक junior senior वाली respect होती थी. So आज भी वो है और रहेगी हमेशा. And आज भी हम फोन पे बात करते हैं.
एक दूसरे से बात करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो आज जब मैं वो देखता हूँ कि आज मैं अपने पेशेंट को इतना अच्छा ट्रीट कर पा रहा हूँ, इट्स बिकॉज आई लर्न फ्रॉम हिम, आई लर्न फ्रॉम द बेस्ट। सो अगर मैं उस वक्त ये हाथ जोड़ देता कि भैया नहीं सीखना है आपसे, थैंक यू सो मच, वहां पे मेरा करियर खत्म हो जाता। आई कुड नॉट हैव ट्रीटेड माई पेशेंट इन अ बेटर वे विच आई एम डूइंग राइट नाउ। सो mentorship is important, but having a good mentor is more important. Absolutely. And sir, before we wrap up this show, any general piece of advice for our audience, maybe not related to how they conduct themselves, अपने health का कैसे ध्यान रखना है, but anything in general, any message for our audience? See, मैं ये कहता हूँ कि पहले लोग कहते थे eating an apple keeps a doctor away, you know. That philosophy has changed. पहले तो बात वो एप्पल वाली philosophy तो कभी थी नहीं, ठीक है। Just do 30 minutes of exercise and keep a doctor away. That's all. That's my takeaway message for your audiences also. Keep a good schedule, be disciplined, you know, and जहाँ पे आपको लगता है कि आप you can do some physical work, do it. घर का हो, इसका हो, उसका हो. Don't give everything to your housework or your domestic people and things like that. Do it yourself. यार क्या करना है, 2 मिनट का काम है, करके खत्म करो. Right. You know, walk करो, चलो, इसमें क्या है, सामान उठा लो, क्या फर्क पड़ता है? Doesn't matter. So if you do that, you know, your body keeps running in that fashion, right? And you will be always away from any kind of diseases. And 30 minutes का रोज workout. That's it. When I say workout, doesn't mean you have to sit in the gym. Increase your protein intake, ठीक है? और protein intake से भी again ये नहीं कि सारा दिन बैठ के डिब्बे खा रहे हो. You can have that whey protein as a supplement to fill in the gap. सारा दिन आप चिकन ब्रेस्ट नहीं खा सकते, सारा दिन आप पनीर नहीं खा सकते, अंडे नहीं खा सकते, बट बीच में कभी आपको गैप लगता है तो यू कैन टेक अ सप्लीमेंट वे प्रोटीन का एंड फॉलो योर डाइट अलोंग विद इट, गुड डाइट, दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर द एडवाइस. एंड डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन. आई नो आपके पास जितनी नॉलेज है उसके लिए ये छोटा सा पॉडकास्ट इज नॉट सफिशिएंट. हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे बात करने की और किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे दैट वी विल डिस्कस एंड कनेक्ट विद यू अगेन. बट अगेन इट्स रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू. मुझे भी काफी कुछ सीखने के लिए आपसे मिला एंड इट्स रियली इंस्पायरिंग. आपने जो अपनी करियर जर्नी के बारे में बताया, मेंटरशिप के बारे में, रिलेशनशिप विथ योर सीनियर डॉक्टर्स, उसने आपको कैसे हेल्प किया एक बेटर पर्सन बनने में. सो ऑल दीज थिंग्स आर रियली रियली इंस्पायरिंग. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच फॉर द टाइम. थैंक्स अगेन.